हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ठोस के बारे में पढ़ लिए थे और साथ ही ठोस, द्रव और गैस में हम लोग अंतर भी स्पष्ट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इनके कुछ गुणधर्म के बारे में। तो चलिए गुणधर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुणधर्म होता है सॉलिड का, वह होता है कि ये निश्चित द्रव्यमान वाले और इनका आयतन भी निश्चित होता है, साथ ही इनका आकार भी निश्चित होता है। तो लिख लेते हैं कि इनके आकार हो या फिर आयतन हो एंड या फिर इनका जो द्रव्यमान हो, ये तीनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये हो गया इनका गुणधर्म नंबर 1। चलिए चलते हैं दूसरे गुणधर्म पे। इनका दूसरा गुणधर्म होता है कि इनके अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, यानी कि इनके जो बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी कण हो, उनके बीच में दूरी क्या होती है, अति अल्प होती है, अति अल्प होती है। अगला तीसरा पॉइंट आप देखिए। तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि इनके मध्य जो देखिए दूरी कम होगा और साथ में इनके मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल, क्या, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल क्या होगा, बहुत ही अधिक प्रबल होगा। अंतरा आणविक बल बहुत क्या होगा, प्रबल होगा। तो ये तीन गुणधर्म होंगे। इनका चौथा गुणधर्म है कि इनके अवयवी कण में क्या होते हैं, दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है, दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके कण जो होते हैं सो लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं पार्टिकुलरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इनका अगला गुणधर्म होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं एंड साथ ही ये क्या, कठोर भी होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये इनके गुणधर्म हो गए। और जबकि लिक्विड और गैस में एक बात याद रखिएगा कि दोनों क्या है, तरल हैं, यानी कि फ्लूइड है। जिसमें भी बहने की प्रवृत्ति होती है उनको हम फ्लूइड कहते हैं। तो ये आपको होगा क्या, गुणधर्म इनके। अब हम चलते हैं, आप देखिए ठोस को जो क्लासीफाई करेंगे क्लास 12 में कैसे करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, किस बेसिस पे आप इसको क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए आपको मैं बेसिस बताता हूँ। तो आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री में ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर किस में बांटे हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बांटा गया है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। तो वैसे तो आपके एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक से बताता हूँ कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय में क्या होती है कि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अर्थात इनमें जो है सो दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है, दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। इसका मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर कोई ठोस क्रिस्टलाइन है तो इनमें आप लंबी दूरी तक एक ही तरह का पैटर्न देखेंगे। लंबी दूरी तक क्या देखेंगे, एक ही तरह का पैटर्न देखेंगे। इसी को हम कहते हैं दीर्घ पराशरी व्यवस्था। और इसकी यह जो ज्यामिति है वह क्या है, निश्चित प्रकार की है। जबकि देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा, कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस, इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी। एंड साथ ही इनमें कैसी व्यवस्था होगी, लघु पराशरी व्यवस्था होगी। कैसी होगी, लघु पराशरी व्यवस्था। इसका अर्थ यही है कि आपको एक जगह तो मिलेगा ऐसे ऐसे, फिर बढ़ जाएगा, फिर कभी कैसे, मतलब लंबे दूरी तक आपको एक समान संरचना देखने को नहीं मिलेगी, जिस कारण इसको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे और इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल पे। देखिए क्रिस्टल जो है ना, क्रिस्टल का एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसमें देखिए क्वार्ट्ज जो है से क्या है, क्रिस्टलीय है। जबकि एक जो है से क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अक्रिस्टलीय है। तो आपको जिस किसी में भी ग्लास दिखा मिल जाएगा, किसी के साथ लगा हो, वो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्वार्ट्ज हो जाएगा, इसके अलावा हीरा हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी मेटल ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, मतलब अधिकतर चीज़ तो आपको क्रिस्टलाइन ही मिलेंगे। इसमें कुछ प्रमुख एग्जांपल देख लीजिए। इसमें आपको हो जाएगा जैसे कि प्लास्टिक किसी भी तरह का कांच हो गया, आपका लकड़ी हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टलीय एंड अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनके गुणों में भी क्या अंतर होगा। तो सिंपली मैं आपको क्या करता हूँ, आपको एनसीईआरटी की तालिका दिखाता हूँ एंड कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वहीं से समझा दूँ।
ये रही आपकी एनसीईआरटी की तालिका, जिसमें आपको क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसके गुण देख लेते हैं। तो गुण के आधार पर हम अंतर करेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या है? आकार है। तो देखिए आकार में देखिए कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका क्या होता है? निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, यानी कि उनका आकार क्या होता है? अभिलाक्षणिक तौर पर निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में असमाकृति के आकार होते हैं, जो कि ज्यामितीय तौर पर दिखाया गया है। अगला देख लीजिए गलनांक है। क्या है? गलनांक, जिसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो गलनांक में देखिए क्या होते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है और ये अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। आप देखे होंगे जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं, क्या करते हैं? जब आप प्लास्टिक को गलाने की कोशिश करते हैं तो देखे होंगे कि प्लास्टिक धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है जैसे उसको आप गर्म करेंगे। तो इसीलिए लिखा गया है कि ताप के एक परास में क्या करते हैं? यहाँ पे परास इंपॉर्टेंट है। ताप के एक रेंज में धीरे धीरे ये नरम पड़ने लगते हैं। अगला गुण देखिएगा आप, विदलन गुण, यानी कि इसको क्लीवेज भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको क्लीवेज बोलते हैं। तो देखिए विदलन गुण क्या है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती हैं। आप देखे होंगे जब आप किसी लोहा को काटेंगे तो एकदम से वो प्लेन स्मूथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्मूथ बन जाएगा। जबकि आप जैसे देखिए यहाँ पे लोहा काटेंगे और वहीं पे आपको मैं बताता हूँ, आप लकड़ी को काटिए, लकड़ी को काटे और वहाँ से खुर को कैसे निकला हुआ। तो इसलिए लिखा हो कि आपका क्या लिखेगा शॉर्टकट में कि ये विदलन गुण को प्रदर्शित करते हैं एंड ये विदलन गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और उसका अर्थ क्या होता है वो एनसीईआरटी यहाँ पे लिख चुकी है। आगे देखिए यहाँ पे है गलन एंथैल्पी। तो इनकी गलन एंथैल्पी क्या होती है? निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। फिर से वही बात है, गलनांक की तरह क्या होता है? उसका गलन एंथैल्पी होता है, जबकि इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। अगर देखिए इनकी दैशिकता, आपको ये मुझे समझाना इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई पदार्थ है उसको सभी दिशाओं में उनके अभिलाक्षणीय गुण जैसे कि गलनांक हो गए, क्वथनांक हो गए, अपवर्तनांक हो गए, अगर सभी दिशाओं में एक समान है ना तो उनको हम बोलेंगे समदैशिक। क्या बोलेंगे? समदैशिक। और अगर अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? विषमदैशिक। क्या बोलेंगे? विषमदैशिक। तो देखिए आप देखिए क्रिस्टलीय ठोस को किसी भी मतलब कहीं पर भी देख लीजिए, वो विषमदैशिक प्रकृति के होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे? समदैशिक प्रकृति के होंगे। आप पूछेंगे इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है कि जो विषमदैशिक प्रकृति के ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनमें कैसी पाई जाती है? तो इनमें दीर्घ पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, जबकि इनमें क्या पाई जाती है? लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है। यही कारण है कि ये जो होते हैं सो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि ये समदैशिक प्रकृति की होती है। आगे देखिए इसकी प्रकृति, ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी या फिर अतिस्थितिज द्रव होते हैं। यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थितिज द्रव क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे का रीजन समझिए। आप देखे होंगे कि आपके कांच घर में खिड़की में लगे हुए कांच ऊपर की अपेक्षा नीचे का थोड़े से मोटे पाए जाते हैं, जिसका यही कारण है कि ये धीरे धीरे फ्लो करते हैं नीचे की ओर। भले ही ये फ्लो की प्रवृत्ति क्या होती है? थोड़ी धीमी होती है, जिसका कारण होता है कि इस ग्लास की विस्कोसिटी हाई होती है। क्या होती है? इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। यही कारण है कि इसमें प्रवाह तो होता है लेकिन काफ़ी धीरे धीरे होता है, और चूंकि इसमें प्रवाह होता है इसी कारण से क्या कहेंगे? आभासी ठोस कहेंगे या फिर अतिस्थितिज द्रव कहेंगे। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आगे देखिएगा, आगे है इनके अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। इनकी अवयवी कैसे? दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। आपको मैं शुरू में समझा चुका हूँ कि इनमें जो कण होंगे सो आपको लंबी दूरी तक क्या एक निश्चित पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड जबकि इसमें केवल लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि आपको जो पैटर्न दिखाई देगा समानता का वो कुछ ही दूर तक दिखाई देगा, फिर बाद में अलग अलग हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगला पार्ट हम लाने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड